सच से जीतना ये समझ में आज की दुनिया में लोगों को नहीं आता। सच से जीतना, दुनिया आज तक तारीख ये बताती है कि बड़े बड़े सरकशों ने सरेंडर किया सच की ताकत के आगे, बशर्ते के कायम रहे। ये भी तो सच है जो उनके अवाम के सामने लाया जाएगा कि इस्लाम टू नेशन थ्योरी के खिलाफ है। मैंने रखा ना वीडियो खुद में कुरान के हवालों के साथ में रखा था कि हर जगह हर नबी ने उन सारे लोगों को जो उनके नाफरमान थे और बागी थे, कुरान ने हर नबी ने उनको अपनी कौम कहा, मेरी कौम के लोग। कहाँ टू नेशन थ्योरी हुई? नबी पे ईमान लाने वाले और नबी का इनकार करने वाले टू नेशन की तरफ से हो गए। इनमें फ़र्क नहीं कर पाते उम्मत क्या होती है, कौम क्या होती है और मिल्लत क्या होती है। सबके एक ही माने समझते नहीं। दो कौम की बात करता इस्लाम, कुरान नहीं करता। हम उन्हीं मुसलमानों को दो कौमी नज़रिए की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान बना, और उलमा बताने वाले नहीं है कि नहीं कुरान के दो कौमी नज़रिए के खिलाफ है। मुसलमान होना कुरान की मानो, कुरान टू नेशन थ्योरी की बात नहीं करता। तुमने गलत किया जो कुछ किया। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान किराम, बर्र सगीर पर ख़ासतौर से इस हिंदुस्तान पाकिस्तान पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान जंगों की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। जब से ये तकसीम हुई थी तब से आज तक एक फैसला कुन जंग हुई है, डिसाइसिव वार। बाकी तो सारी जंगों में दोनों मुल्क अपना अपना दावा करते रहे कि हमारी जीत हुई थी, लेकिन एक जंग दरमियान में 1971 में फैसला कुन जंग हुई थी, जब पाकिस्तान ने हार को तस्लीम किया था, फौजों ने सरेंडर किया था। तब दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था, एक मुआहदा, शिमला एग्रीमेंट, उस जंग के बाद। और उसका एक खास पहलू था, जो सबसे अहम पहलू था उस मुआहदे का, वो ये था कि अब यूनाइटेड नेशंस में, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कश्मीर का मसला नहीं लेकर जाएंगे, बल्कि हम हमेशा आपस में बातचीत किया करेंगे। ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जीत का खाना था, ये मुआहदा अगर कायम रहता है ऐसे ही। आपस में तो ये फैसला होता नहीं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कहते रहती कि भाई तुम्हारा खुद मुआहदा है, तय कर लो। अब उसके बाद कुछ दिनों अमन रहा, काफी अरसे अमन रहा, लेकिन असल मसला दोनों के दरमियान में कश्मीर की लड़ाई है। पाकिस्तान कैसे चुप बैठ जाए? मालूम है कि आपस में तो होगा नहीं कुछ जब तक वो इंटरनेशनल कम्युनिटी आके कुछ नहीं तय करेगी। फिर वहां से उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला, टेररिज्म शुरू हुआ, दहशतगर्दी, जिसे सब जानते हैं कि उसकी पुष्ट बनाई या बैक पर पाकिस्तान रहा है। खुद उनके यहाँ बड़े बड़े जिम्मेदारों ने मुख्तलिफ मौक़ों पे इस बात को तस्लीम भी किया है। यहाँ पर मैं बीच के सारे हिस्से बहुत से दूर के छोड़ते हुए हमने ये किया कि कश्मीर में दफ़ा 370 ख़त्म कर दी, इससे दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। तो पथराव तो बंद हो गए, सामने से कुछ अमन नज़र आने लगा, लेकिन बड़े बड़े हमले जो हैं वो दहशतगर्दी के वो होते रहे, बीच में वक्फे से छोड़कर अंदर के छुटपुट वाक़यात बंद हुए। अब यहाँ तक कि हम ये आखिरी हिस्सा आया जिसकी वजह से इस वक्त जंग का माहौल है। जनरल मुनीर ने अपनी तकरीर में पहलगाम के वाक़े से चंद दिन पहले एक इशारा दिया, और यहाँ पर पहलगाम हो गया। पहलगाम के वाक़े के फ़ौरन बाद नज़र ये आया कि उम्मीद भी ये थी, पूरा कश्मीर बंद हुआ और सारे मुल्क के हिंदू मुसलमान सारी कम्युनिटीज़ के जज्बात ये थे कि ये दहशतगर्दी का मुकाबला होना चाहिए, ये गलत है। ये पहली बार हुआ कि जब कश्मीर के लोग भी इसमें शामिल हुए इन जज्बात में। एक बड़ी एक सेहतमंद बात थी। लेकिन फिर हमें कुछ और मैसेज मिलने शुरू हुए। जिस मुल्क में मीडिया के ऊपर, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर टोटल कंट्रोल हो, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो मुकम्मल, और सबसे बड़ा सोशल मीडिया जो यहाँ है वो खुद हुक्मरान पार्टी का हो, तो वहाँ से जो चीज़ें आती हैं उसे हम बहुत सेफली ये एज्यूम करते हैं, ये समझते हैं, ये मान सकते हैं कि ये हुकूमत की पॉलिसी है, ये खुद नहीं कर रहे, ये इनसे कराया जा रहा है। तो वहां से एक नफरत फैलानी शुरू हुई। फौरी जो सामने आया था वो तो इत्तेहाद सामने आया था मुल्क में,
लेकिन एक नफरत का बाजार बड़ा जबरदस्त गर्म हुआ पूरे मुल्क में इन मीडिया की वजह से, और मीडिया कंट्रोल में है। इसको तकरीबन 1 हफ्ता हुआ। इस दरमियान में जो कुछ भी आया, एक वाकया हुआ, वो मीडिया उस पर शुरू हो गया, एक ऐलान हुआ वो राय शुमारी कराएंगे, उसके ऊपर सेंसस कराएंगे कास्ट के ऊपर, जिसकी हमेशा मुखालफत वो करते रहे थे। मौजूदा पार्टी जो है, हुकूमत पार्टी, ने हमेशा इसकी मुखालफत की थी। एकदम से वो ये लाए, ये अंदाज़ा लगाया गया, सब लोग ये अंदाज़ा लगा रहे थे, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट कहलाते हैं, ये शायद तवज्जे हटाने की बात है। और उसके बाद फिर ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद यानी बहुत ही कंफ्यूजिंग सिग्नल आते रहे, असल में क्या चाहती है हुकूमत। मीडिया भी कंफ्यूज था, लेकिन उनसे जो कहा जाता था वो कर रहे थे। मालूम नहीं है फैसला करने वाले ऊपर हुकूमत के खुद कंफ्यूज थे या कंफ्यूज कर रहे थे, ये भी नहीं मालूम, ये भी अंदाजा नहीं। बहरहाल वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, होना ही था, इनएविटेबल था, इसलिए कि अवाम में बड़ा जबरदस्त गुस्सा था। अवाम उस तरफ नहीं मुड़े। तो जो दरमियान में शोशा लाया गया था कि कास्ट सेंसस, कास्ट की बुनियाद पर राय शुमारी, उधर अवाम नहीं मुड़े। तो फिर इतनी जबरदस्त मांग थी और सबकी तवक्कुआत थी कि मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। और जाहिर है मुंह तोड़ जवाब का इस वक्त मतलब ये था कि वो जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी उनसे बड़ा। फिर ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन जो कुछ मुल्क में चल रहा था, अब बात यह कि और उधर से भी जितनी उनकी ताकत थी उसके जवाब आए, कम ताकत है कम आया। लेकिन सबसे खतरे में तो इलाका कश्मीर का है ना। और इस 1 हफ्ते में कश्मीरी अवाम का जहन बदलने लगा। वो जो उनके अंदर ये स्पिरिट जागी थी कि दहशतगर्दी खत्म होना चाहिए, मुल्क के माहौल की जो खबरें उन्हें मिल रही थी उससे वो बददिल होने लग गए इस 1 हफ्ते में। मीडिया ने जगह जगह, जो आज़ाद मीडिया जो छोटे छोटे हैं, उन्होंने जगह जगह जो इंटरव्यू लिए, उससे जो बात पहुंची तो लोगों में गम और गुस्सा आया। जाहिर है हुकूमत तक की बातें पहुंची। अब सबसे सेंसिटिव इलाका तो ये है, जंग के दौरान बांग्लादेश क्यों अलग हुआ था, पाकिस्तान क्यों टूटा था? इसलिए कि वहां के अवाम सारे के सारे पाकिस्तान के खिलाफ थे, इसलिए टूटा था। तो अगर बड़ी जंग हो और उसके अंदर उस जगह के अवाम सारे खिलाफ हों तो ये बहुत रिस्क, खतरे की बात है। हो सकता है कि बहुत लंबा नुकसान ना हो, लेकिन सेफ भी नहीं रह सकते। तो फिर एक बहुत अच्छा कदम उठाया, ऑपरेशन सिंदूर की जो ब्रीफिंग थी, प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस को जो बयान दिया जाते हैं अहम, और उससे एक नेशन को भी एक मैसेज दिया गया। वो उस पर 2 लेडीज को बिठाया गया, उनमें से एक कर्नल सूफिया कुरैशी, तफसीलात ये हैं कि बहुत कारनामे हैं उनके, मिलिट्री कारनामे, और व्यूमिका सिंह विंग कमांडर। इन 2 को बिठाया गया जिन्होंने बजाय इससे पहले जो प्रेस ब्रीफिंग होती थी वो डिफेंस सेक्रेटरी करते, होम सेक्रेटरी करते, फॉरेन सेक्रेटरी करते, इनसे कराई गई। पहलगाम के दहशतगर्द एक पैगाम छोड़कर गए थे, 2 पैगाम बहुत क्लियर। एक तो ये था कि पहला उसमें से ये था कि हम हिंदुओं को मारेंगे, चुन चुनकर मुसलमानों को छोड़ देंगे। दूसरा पैगाम यह था कि हम औरतों को हाथ नहीं लगाएंगे, चाहे वो हिंदू हो। इसे समझना चाहिए था सबको कि ये तो दहशतगर्दों की प्लानिंग थी कि यहां हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाएं। दहशतगर्दी ऐसे ही माहौल में पनपती है, इत्तेहाद हो तो डिफ्यूज हो जाती है। लेकिन मुल्क में माहौल फैला चारों तरफ, और बिल्कुल इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं, मीडिया को रोक दिया जाता, वो सोशल मीडिया को पहले दिन रोक दिया जाता। अगर खुद से वो कुछ शुरू करते तो नहीं रोका गया 1 हफ्ते, उससे कुछ फायदे उठाने की कोशिश शायद जहन में होगी, जिसकी वजह से उसे होने दिया गया, बल्कि वो इशारा होगा। लेकिन अब इस बीच में फिर फैसला बदला है, और इसे सामने लाने के बाद ये मैसेज दिया गया। उन दोनों के जवाब, जो सवाल, जो दहशतगर्द जो छोड़ गए थे अपने पैगाम, पहला ये कि हम एक हैं, यूनाइटेड है, एक हिंदू है इसके अंदर, एक मुसलमान है जो साथ बैठकर बयान दे रहे हैं। इससे पहले मुसलमानों को ऐसे ऊपर लाने के बाद अहम जगहों पर बयान दिलवाना ये बहुत बहुत अहम था। लेकिन एक मुस्लिम ऑफिसर को लाए, लेडी ऑफिसर को, दूसरी लेडी ऑफिसर हिंदू, इन्होंने
मुत्तहिद होकर बयान दिया, एक मैसेज गया सब जगह कि हम यूनाइटेड हैं, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम इख्तलाफ नहीं होता हमारे मुल्क में। ये अवाम को गया मैसेज, अपने उनको तो गया ही, दिया ही था पाकिस्तान को या दहशतगर्दों को। और दूसरा अहम मैसेज ये था कि जो उनका मैसेज था उसका जवाब, दहशतगर्दों का जो मैसेज था कि हमने औरतों को छोड़ा है, जवाब ये था कि हमारी औरतें तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, तुम दहशतगर्द हो, तुम्हारी तरफ से ये कंपैशन रहमत की बात नहीं हुई, तो हमारे औरतें जो हैं वो भी फौजी हैं और वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, तुम पर दया औरतें नहीं करेंगी कि तुमने औरतों को छोड़ दिया था। ये दो बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेज थे जो असलन दहशतगर्दों को थे और जाहिर है पाकिस्तान को भी थे, और ये मैसेज यहां भी देना था हिंदुस्तान के अवाम को। बहुत पॉजिटिव, बड़ी मुस्बत बात थी जो अभी हुई है 2 दिन पहले। बहरहाल वो शुरुआत तो हो ही चुकी थी हम लोगों की। इस वक्त पोजीशन ये है कि दुनिया का कोई भी मुल्क इन्वॉल्व नहीं हुआ, ऐसा पहले नहीं होता था। सब मिलकर कोशिश करते थे रोको रोको, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, कहीं आपसी पैक्ट हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, दौरे हो रहे हैं, अपने ऐलानात हो रहे हैं, अपने मुल्क की इसका जिक्र ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा जिक्र है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है दुनिया में, उन्होंने कहा ये हमारा इशू नहीं है, ये खुद आपस में समझ लेंगे। अमेरिका से ही आया, ये खुद तय कर लेंगे, होना नहीं चाहिए भाई, लड़ाई रोको, लेकिन ये खुद तय कर लेंगे, हमारे दखल देने की बात ही नहीं इसके अंदर। अक़वाम मुत्तहिदा बेकार हो ही चुकी है, उसके पास कुछ ताकत बची नहीं है। बाकी दुनिया का कोई मुल्क भी कोई ऐसा नहीं किसी एक की बहुत ज्यादा साइड ओपनली खुलकर ले रहा हो सकते हैं चंद मुल्क हैं कि जो खामोशी से सीक्रेटली किसी के साथ दे रहे हो, एक दो खुलकर नहीं। ये है इस वक्त का सीन। अगर दोनों तरफ की ईगो खत्म हो जाए, ये जंग पड़ोसी मुल्कों में और खासतौर से जहां जंग की हिस्ट्री रही हो तब होती है जब रूलर्स अनपॉपुलर, गैर मकबूल होने शुरू हो जाते हैं। जनरल मुनीर बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो गए थे, गैर मकबूल हो गए थे, तो फिर वहां जंग एक रास्ता होता है। हुआ वो भाई, सबसे बड़ी पार्टी तो उनकी है जो सबसे ज्यादा बड़ी से मतलब आवाम जिसके सबसे ज्यादा साथ में, जो जेल में इमरान खान। लेकिन अब जंग आ गई तो फिर सब एक साथ हो गए, उन्होंने कहा हम साथ हैं हुकूमत के, हम इस फौज के भी साथ हैं, हम जनरल मुनीर के भी साथ हैं। यहां भी सारी अपोजिशन ने यही किया, जो कोई मौका नहीं छोड़ते, किसी मौके के ऊपर कभी साथ नहीं देते धज्जियां उड़ाने के लिए, उन्होंने कहा हम सब साथ हैं। तो ये जंग सोल्यूशन दोनों के लिए होता है जब वो कमजोर पड़ने लगते हैं अपने मुल्क के अंदर, और जंग की एक हिस्ट्री रही है और पड़ोसी मुल्क हैं। ये बड़ा आसान उनके लिए, उनके जाती उन रूलर्स के लिए, अपने लिए सोल्यूशन। अवाम की हालत इस वक्त ये है, जो खबरें मिल रही हैं यहां का तो आप सब जानते ही, देखा होगा, और फॉरेन मीडिया से जो कुछ मालूम हुआ कि दोनों जगह एक वार हिस्टीरिया है, करो जंग, ये छोटे मोटे नहीं है, ये उधर भी है पाकिस्तान की सड़कों पे, इसलिए कि उनके ज़हन में है कि हमारे पास भी, हम भी एटॉमिक पावर हैं, और बाकी हथियारों में तो चाहे वो 1/4 हो या 10वां हिस्सा हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान बहुत नीचे हो, इकोनॉमी में बड़े कमजोर हो, लेकिन न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो दोनों के तकरीबन बराबर है, और इतने हैं दोनों के पास कि कम से कम 50 मरतबा दोनों मुल्कों को खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल टोटल इतने हैं। तो और इसका वो बीच बीच में यही धमकी तो वही देता है ना जो कमजोर होता है कि फिर हम ये करेंगे, एक आध बार उन्होंने धमकी दे भी दी है। तो फुल फ्लेज जंग तो दोनों जानते हैं बहुत खतरनाक है, दोनों के वजूद के लिए खतरा है। तो ये किस जगह जाकर रुकेंगे नहीं मालूम। अगर ईगो खत्म हो जाए आपके, हाँ हो गया, हमने कर लिया, लेकिन होता ये उन्होंने किया, अच्छा अब हम और बड़ा करेंगे, इन्होंने किया, अच्छा हम चाहे छोटा ही कर सके फिर करेंगे हम, तो ये तो जंग की तरफ ही ले जाएगा। हमारी तरफ से ही अगर रुक जाए, ज्यादा असल नुकसान तो हमने पहुंचा लिया। और दहशतगर्द खास ठिकानों पे हमले कर देने से, और सचमुच अगर मसूद अजहर के घर वाले भी मर गए हों, इससे दहशतगर्दी खत्म नहीं होती। वो ईंट पत्थर खत्म हुए और कुछ लोग खत्म हुए, दो चार ही थोड़ी थे। ये तो हमें अपनी पब्लिक को दिखाना था, खत्म तो होनी चाहिए। मैं तो कहता रहा हूं कि उससे बड़ी लानत कोई दूसरी है ही नहीं। ऐसी दहशतगर्दी जो
इन्वॉल्व कर रही हो मजहब को या इस्लाम को या दीन इस्लाम को। खत्म तो होनी चाहिए, लेकिन ये हल नहीं है। एक मुल्क पूरे मुल्क को मुकम्मल इस वक्त नहीं जीत सकता। आगे ये नियत होगी तो आगे बड़ा खतरा हो जाएगा। दरमियान में हुआ यही था। अभी इससे पहले जनरल मुनीर की तकरीर से पहले जो 370 हो गई, निस्बतन अमन हो गया, उनकी हमले होते रहे, सर्जिकल स्ट्राइक जवाब में होती रही, लेकिन हमारे पास से बयान आने शुरू हुए कि हमला करके जीत कर ये कश्मीर उधर का जो है ये पूरा हम ले लेंगे। ये नहीं होता था पहले। शिमला एग्रीमेंट के बाद से अब तक ये कहा नहीं जाता था कि ये तो पूरा कुछ दिनों में हमारे पास होगा। तो जाहिर है कि मैसेज वहां जा रहा है ना, जंग का ही मैसेज जा रहा है। डायरेक्ट जंग भी कर सकते थे, उन्होंने दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की और फिर उसके नतीजे में अब ये माहौल आ गया। अब भी अगर सेंस हो तो ईगो खत्म करके रुक जाएं। अब दोनों ये कह रहे हैं, वो नहीं रुक रहे, एक दूसरे की तरफ फिंगर रेज। देखिए, जब जंग का माहौल हो या जंग हो जाए शुरू, तो पेट्रियोटिज्म जिसे कहते हैं, कौम परस्ती, हुब्बुल वतनी कह लें हम जरा हल्के अल्फाज में, उसका तकाजा यह होता है कि सब सही या गलत मिलकर अपनी फौजों को सपोर्ट करें और अपने रूलर्स को सपोर्ट करें। इस वक्त सब ये कहलाता है पेट्रियोटिज्म। और वो होता है गद्दार जो फुल फ्लेज सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, चाहे वो गलत कर रहे हो चाहे सही कर रहे हो। तो मैंने तो फुल फ्लेज सपोर्ट यहां नहीं किया। बात यह है कि ये पेट्रियोटिज्म जहां इंसान मरेंगे दोनों तरफ बड़ी तादाद के अंदर, जहां जहां जंग हो रही है दुनिया के अंदर है, वो सिर्फ उन मुल्कों में नहीं हो रही जहां है। नाम तो आता है कि ये मुल्क जो है कितने अरसे से लड़ रहे हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, लेकिन उनकी बैक पर कुछ और लोग लड़ रहे हैं और लड़ा रहे हैं जिनके हथियार बिक रहे हैं वो। तो दुनिया के बहुत से मुमालिक जंग में शामिल हैं जो असल नजर नहीं आ रहे कि वो भी जंग में। यहां से तरह सा हटे में इस हिस्से के खुद निमट लो। कुछ दिन जंग होगी अगर, तो हथियार तो उन्हीं के बिकेंगे। इनके पास जैसे खत्म या खत्म हो जाएंगे तो फिर उनसे कहेंगे हथियार दो, वही बेचेंगे। तो इसलिए थोड़ी सी हो जाने दो। ये जंगें तो पसंद होती हैं, इसी वक्त फौरन रोक दें तो फिर वो हथियारों की बिक्री इतनी नहीं होगी, सेल नहीं होगी। असल में इंसानियत ये है कि हम पूरी दुनिया में अमन चाहिए, नहीं जंग नहीं हो और हर इंसान अमन से रहे दुनिया में। एक किताब लिखी थी नोबेल, रूसी था, टॉल्स्टॉय, 19वीं सदी में, 19वीं सदी के भी शुरू में। उस नॉवेल को कहा जाता है कि दुनिया का सबसे यानी ग्रेटेस्ट नॉवेल, या इतना तो कहा ही जाता है कि अजीम तरीन जो नॉवेल थे उनमें से एक है। वो बहुत से बड़े बड़े ऊंचे दर्जे के राइटर कहते हैं नहीं सबसे नंबर 1 ये नाम है उसका, वार एंड पीस। इंग्लिश में तो उन्होंने ओरिजिनल तो रूसी जबान में लिखी थी, वार एंड पीस, लॉर्ड इनका लियो टॉल्स्टॉय का। उस वक्त नेपोलियन ने हमला किया था रूस पर। वहां पर एक अलेक्जेंडर वन के नाम से जो थे वो रूलर थे रशिया में। वहां की जो एरिस्टोक्रेट क्लास थी, यानी बहुत जिसे कहते हैं जागीरदार और बहुत ऊंचे दर्जे की, उस नॉवेल में उन किरदारों को दिखाया कि उनके अंदर क्या क्या जंग चली, क्या क्या मुल्क में हालात हुए और उनके अंदर की जंगें उन्होंने हिस्सा लिया, पीछे हटे, अंदर एक डिबेट चल रही थी, वो सब उसमें दिखाया है। और फिर जो मैसेज दिया है उसने उस सारे नॉवेल के दरमियान में, उसकी वजह से वो सबसे अजीब माना जाता है वो नॉवेल। बहुत खूबसूरत अंदाज में जो मैसेज दिया वो ये कि ये असल में नजर ये आता है लोगों को कि जो पावरफुल लोग हैं, ताकतवर, ये लोगों के किस्मत के मालिक होते हैं, जैसे जिधर चाहते हैं उधर ले जाते हैं। उसने ये नतीजा निकाला है दरमियान में, बिटवीन द लाइंस, के ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो खुद उन हालात के कैदी होते हैं जो हालात उनके अपने कंट्रोल में नहीं होते, वो हालात उनको बहाकर उस जगह ले जा रहे होते हैं, वो खुद उन हालात के कैदी होते हैं। बहुत गहरी बात है। एक नतीजा उसने ये निकाला, रिजल्ट ये निकाला जिस पर काफी जोर दिया है दरमियान में, उनके किरदारों को डिस्कस करते हुए, उनकी नफ्सियात को लाते हुए, जो किरदार नॉवेल के थे, कि हम ये तो एक बहुत बड़ा कैनवस है, बहुत बड़ा पर्दा, ये जिंदगी जो है जिसमें तरह तरह के डिजाइन और रंग भरे हुए हैं, उसमें कहीं हम भी हैं बहुत छोटे से। हम अपनी इससे नहीं, ये नहीं सोचें कि ये सबका क्या हो, इतने बड़ा चारों तरफ क्या क्या है। हम अपना किरदार जो है वो निभाएं
और वो किरदार क्रिएटिव और तामीरी हो। नतीजा ये भी निकाला है कि छोटे छोटे ग्रुप, छोटे छोटे लोग, अफराद, ये जो इनकलाब नजर आते हैं कहीं भी, ये ऐसे नहीं होते, बल्कि होता ये है कि छोटे छोटे ग्रुप जहन साफी हो रही होती है, उनके जहन बने होते हैं, वो सब मिलकर उनका मजमूई असर होता है जो बात को फिर निकल कर आता है। तो फिर लोग अपने अंदर की जंग खत्म करें, ये बहुत अहम बात है। अपने अंदर की जंग खत्म करें लोग, उनके अंदर रहमत होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, वरना वहां जंग खत्म हो जाएगी, अपने अंदर की जंग तो खत्म नहीं होगी। इंसान बुनियादी तौर पर अमन चाहता है। यहाँ तो जगह जगह मुल्कों की जंगें हो रही है, 2 मुल्कों के यहाँ पर तो तैयार सी है। अगर ये नहीं हो तो सूबों में जो जंग होती है, 2 सूबों में, कहीं जबान की होती है, लैंग्वेज की होती है, देख रहे हैं ना हम अपने यहाँ, कहीं पानी की होती है कि इसने हमारा पानी रोक लिया, 2 स्टेट्स में, 2 मुल्कों में नहीं, क्यों पंजाब ने हरियाणा का रोक लिया या कर्नाटक ने अपने पड़ोसी मुल्क उसका स्टेट का रोक लिया। तो ये जंगें जो हैं ये इनमें भी होती हैं और नफरतें होती हैं। उससे और नीचे आके मोहल्लों के अंदर पड़ोसियों में नफरतें होती हैं, सियासतें, आपस की जो सियासतें और नफरतें, मैं उसकी तफसीलात में नहीं जा रहा था क्योंकि आप लोग ये तो खूब जानते हैं क्या क्या होता है। वो भी नहीं हो तो फिर घर के अंदर होती हैं जंगें, घर के अफराद और खानदान में जंगें होती हैं, आपस में चली आ रही होती है, बहुत बहुत अरसे से चली आ रही होती है, नस्लों तक जाती है, और सबसे आखिर में इंसान के अपने अंदर जंग होती है, जहां वो टूट रहा होता है, बिखर रहा होता है, फिर अपने आप को जोड़ता है। कुरान ने कहा था, बड़ी अहम बात बता रहा हूं मैं आपको, वो किस्सा आदम और इब्लीस तो आपने सुना है, जिन्होंने कुरान को तर्जुमे से नहीं पढ़ा उन्होंने भी, और जिन्होंने तर्जुमा पढ़ा है उन्होंने भी, कि अल्लाह ने फरिश्तों से कहा है इंसान को लाना है मुझे, उन्होंने कहा कि उसे लाएंगे तो बड़ा खून बहाएगा, कालू तजलु फिया मैं युफ्सिदु फिया व यस्फिकु दिमा, बड़ा फसाद करेगा, इसे लाएंगे और बड़ा खून बहाएगा। तो अल्लाह ने जवाब में ये नहीं कहा कि नहीं बहाएगा, फसाद नहीं करेगा, ये कहा ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने तो एतराज भी किया था, इसका जवाब आता, फरमाया कि इन्नी आलम माला तालम, तुम्हें नहीं मालूम मेरा मकसद क्या है लाने, अब तुम नहीं जानते। अब फरिश्तों से कहा झुको इसके आगे, इब्लीस से भी कहा झुको इसके आगे, फरिश्ते झुके, इब्लीस नहीं झुका। ये वाकया, इस वाकये को मैं ट्रेंडिंग है, लेकिन कुरान के अंदर बहुत से वाकयात ऐसे हैं जो सामने से तो ऐसे ही हुए जैसे बयान किए गए, ये हुआ था, लेकिन उसके पीछे कुछ स्पिरिचुअल मीनिंग भी होते हैं। उन वाकयात, सारे जो वाकयात बयान किए गए बड़े गहरे स्पिरिचुअल मीनिंग भी होते। यहां क्या था इस वाकये के अंदर, अपने अंदर के इब्लीस, तुम्हारे अंदर एक इब्लीस है, हर एक के अंदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था हर एक में होता है शैतान, हर इंसान के अंदर एक शैतान होता है। सहाबा ने पूछा, एक मौके पे हज़रत आयशा ने पूछा, रसूलुल्लाह सब, तो फिर आप भी, आपके अंदर भी है? फरमाया हाँ, लेकिन मेरा शैतान जो है मैंने उसे मुसलमान कर लिया, शैतान को मुसलमान कर लिया, यानी सर झुकाने वाला। ये था कि अल्लाह ने कहा था कि नफ्से वमा सव्वाहा फअल्हमाहा फुजूरहा व तक़वाहा, दोनों इंसान को जो पैदा किया था तो उसके अंदर दोनों तरह की पोटेंशियलिटीज, दोनों तरह के रुझान रखे थे, उसके डिसइंटीग्रेशन के भी, उसके बिखर जाने के भी, और उसका तकवा भी। अब ये जो है ये उसका डिसइंटीग्रेशन, ये इसका शैतान था अंदर है, अगर उसे कंट्रोल कर ले, अपने तकवा को ऊपर लाके, ये नफ्स को ताकत दी थी, तुम्हारा जिधर दिल चाहे चले जाना, तुम पर हावी इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा, तुम्हारी मर्जी है कि तुम इन दोनों में से किसको आगे ले जाओगे। तो जो अपने इब्लीस को कंट्रोल नहीं कर सके वो बिखरेगा। कद अफलाह मन ज़क्काहा, जिसने अपने आप को इवॉल्व किया, अपना इर्तिका खुद, अपने शैतान को मुसलमान करके, जो तुम्हारे अपने अंदर है। इब्लीस नहीं झुका था, उसने कहा मैं तो यही करता रहूंगा, ये वो ताकतें थी अपने अंदर की, मैं स्पिरिचुअल मीनिंग बता रहा हूं, सामने से तो जो कुछ हुआ था वो वही हुआ था। और फरिश्ते ही वो कायनात की बाकी कुव्वतें, कहा था इंसान के हाथ में रहना, ये था सजदा। अब इंसान ने इन कुव्वतों से बहुत डिस्ट्रक्शन किया, बड़ी दुनिया को तबाह किया, और इंसान अगर अपने शैतान को कंट्रोल कर ले तो इन कुव्वतों से बहुत आगे इंसानियत चली जाएगी, इन्हीं कुव्वतों को इस्तेमाल करके। उनसे तो कहा था जैसा ये करे, जैसे तुम्हें इस्तेमाल करे हो जाना, उनका सजदा था। और लेकिन अगर इब्लीस को तुम, जिसने नहीं किया जो अकड़ गया, इससे तुम्हारी जंग है, अपने अंदर के इब्लीस से इसे कंट्रोल कर लो तो इन्हीं कुव्वतों से दुनिया जन्नत बन जाएगी, जो तुम्हारे आगे सरेंडर हो गई। ये था रूहानी मैसेज, स्पिरिचुअल, उसके पीछे बैकग्राउंड, वो जो सामने से जो वाकया पेश आया था।
ये वो था, यही था जो टॉल्स्टॉय ने कहा था कि अपने अंदर तुम्हारे कंपैशन होना चाहिए, रहमत होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए। ये मत समझो कि वो ज्यादा है, जीत होगी तुम्हारी। यहां पर जब जंग होती है तो खबरें नहीं मिलती, सच्ची मिलती ही नहीं, कहीं नहीं मिलेंगी दुनिया में, इसलिए कि दोनों तरफ के लोग जिनके दरमियान जंग होती है वो बाहर के कॉरेस्पॉन्डेंट्स को तो कंट्रोल कर देते हैं कि इनको खबरें नहीं मिलें। अंदर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनमें से वो जितनी जाने देते हैं उतनी जाएंगी बस, और कोई से आगे कर रहा हो उसे निकाल दिया जाएगा। तो दोनों झूठ बोल रहे होते हैं। उधर से लेना चाहें आप तो भी सच नहीं मिलेगा, इधर से लेना चाहें तो भी सच नहीं मिलेगा। दो मुल्कों के दरमियान ऐसा होता है। बहुत बात को जब कभी जंग खत्म हो जाए तब सच्ची खबरें आती हैं कि क्या हुआ था। इस मतलब ये हुआ कि जंग और झूठ का हमेशा का साथ है। जंग में झूठ होता ही है और इसका रिवर्स भी ठीक है। जंग तभी होती है जब झूठ होता है। तो असल बात यह है कि पाकिस्तान को ताकत से हराकर जीत लेना ये तो शायद नामुमकिन है। अवाम को चाहे जितना हम भड़का के कहें कि जीत लो, न्यूक्लियर पावर है, दोनों तबाह हो सकते हैं, वो तो नामुमकिन है। लेकिन बजाय जंग के हम मोहब्बत की बातें शुरू करें एक तरफा। कुरान तो यही कहता है, टॉल्स्टॉय ने ये कहा था, और टॉल्स्टॉय इससे बड़े इंप्रेस थे गांधी जी। नौजवान थे तो उनको खत लिखा करते थे। एक खत टॉल्स्टॉय का मौजूद है, ए लेटर टू ए हिंदू। ये दोनों उसूल, सत्य और अहिंसा, गांधी जी ने वो उसके भी थे, टॉल्स्टॉय के, कि तुम अपने अंदर की जंग खत्म करो और ये छोटी छोटी ताकतें बढ़ जाएं, यही बड़ा ग्रुप बन जाएंगी और जंग खत्म हो जाएगी। अपना रोल प्ले करो और वो तामीरी और क्रिएटिव। तो फिर जो यहां पर ये तो मुमकिन नहीं है कि हमारे पास हथियार ज्यादा हैं, हम बड़े मुल्क हैं, या हमारे पास फौजें ज्यादा हैं तो हम पूरे पाकिस्तान पर कब्जा ताकत से कर लें। ये हो सकता है कि उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दे और हमें कम पहुंचे। लेकिन सच से जीतना ये समझ में आज की दुनिया में लोगों को नहीं आता। सच से जीतना, जिस सतयुग की हम बात करते हैं वो सतयुग यहां आना, अभी सतयुग नहीं आ सकता इसलिए कि चारों तरफ झूठ है। इस जंग से पहले भी दुनिया आज तक तारीख ये बताती है कि बड़े बड़े सरकशों ने सरेंडर किया है सच की ताकत के आगे, बशर्ते के कायम रहे। तो फिर तब झुकेगा ये कदमों के अंदर जो टू नेशन थ्योरी के नाम पर अलग हुआ। ये भी तो सच है जो उनके अवाम के सामने लाया जाएगा कि इस्लाम टू नेशन थ्योरी के खिलाफ है। मैंने रखा ना पिछले खुद में कुरान के हवालों के साथ में रखा था कि हर जगह हर नबी ने उन सारे लोगों को जो उनके नाफरमान थे और बागी थे, कुरान ने हर नबी ने उनको अपनी कौम कहा, उन्हीं रसूलों की कौम, वो जो उनके बागी थे और सरकश थे, मेरी कौम के लोग। कहां टू नेशन थ्योरी हुई? नबी पे ईमान लाने वाले और नबी का इनकार करने वाले टू नेशन किधर से हो गए? ये तो मतलब नहीं जानते, हमारे उलमा तक नहीं जानते, इनमें फर्क नहीं कर पाते उम्मत क्या होती है, कौम क्या होती है और मिल्लत क्या होती है। सबके एक ही माने समझते नहीं। दो कौम की बात करता इस्लाम, कुरान नहीं करता। हम उन्हीं मुसलमानों को दो कौमी नजरिए की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान बना, और उलमा बताने वाले नहीं है कि नहीं कुरान के दो कौमी नजरिए के खिलाफ है। टू नेशन थ्योरी के उलमा न वहां के बताने वाले ना यहाँ के बताने वाले, यहाँ की चीजें भी वो सुनते हैं। तो बात तो ये कि जब हम सत पर होंगे और उनको ये मैसेज देंगे, मुसलमान होना कुरान की मानो, कुरान टू नेशन थ्योरी की बात नहीं करता, तुमने गलत किया जो कुछ किया। तो इसी के नाम पर तो भड़काया गया है उन्हें। आतंकवादियों को जितनों को जो आतंकवादी बना देते हैं वो इस्लाम के नाम पे तो भड़काते हैं, वहां से चीजें पीस मील लेकर, टुकड़े टुकड़े लेकर, और कहते हैं इसका मतलब ये है कि मार डालो इन्हें सबको। उसी के जरिए इस्लाम, इसलिए कि वो जो उसूल है ना माने कुरान को, उसूल जो सच्चा है जहां पर भी है उसे तो ले ले। आप भी जहां कहीं मिले कोई सच्चा उसूल ले लीजिए, इसे मत देखिए कि कहां से आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जहां मिले ले लेना, अलहिकमत ज़ाल्लतुल मोमिन, समझ लेना, चाहे जहां मिले। समझना तुम्हारी खोई हुई चीज जो तुम्हें मिल रही है, चाहे जिस जगह मिले ले लेना। फहैसु वजदा फहुवा हक़्क़ु बिहा, तुम उसके बहुत हकदार हो जो तुम्हें दूसरों के पास अच्छी चीजें मिल रही है। ये इसमें अपने दूसरे नहीं होते, अपने पराये के हक और सच्चाई के अंदर। तो ये तालीम तो इस्लाम की तो तालीम ये है, जो उसूल कुरान दे रहा है अगर उस उसूल को ले लें, अगर अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुसलमान हो जाएं लोग, इस उसूल को रखें उनके सामने कि तुम्हारे कुरान का ये उसूल है। उनके जराए ज्यादा हैं और हमारे उलमा के भी हैं बहुत, ये रखें इस उसूल को। अभी तो खुद ये तो कहने लगे हैं कि नहीं जंग नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान को दहशतगर्दी बंद करें, दहशतगर्दी इस्लाम के खिलाफ है। ये आज तक किसी ने नहीं कहा कि दो कौमी नजरिया गलत था, इस्लाम के खिलाफ है, गलत ही नहीं, ये नहीं कहते।
ये कोच करना जरूरी है। सच्चाई से जीत होगी, जीत जंग से नहीं होगी। जंग से अपने अंदर की कश्मकश, अपने क्लैशेस जो आपके घरों के अंदर है उसे बंद कीजिए, अपने शैतान को खत्म कीजिए, सुकून आएगा। चाहे बाहर दुनिया जलती रहे तब भी इंडिविजुअल आपको तो आ जाएगा सुकून। लोगों को समझाइए सुकून का रास्ता ये थोड़े थोड़े से मिलकर बढ़ेंगे, और वो फिर उनको जो रूलर्स हैं उनको इंप्रेस करेंगे जब बढ़ जाएंगे कि ये रास्ता है हमारे चलने का, ये सही है। तो असल में सेन, जिसे कहना चाहिए कि समझदारी का रास्ता तो ये है कि खून बहाने की बात नहीं करें, जो कुछ हुआ हो गया, और अपने पावर से चिपके रहने की बात यह है, और कि इस वक्त सारा मुल्क हमारे पीछे ऐसे ही तो आएगा, और आ रहा है। लोग कहते हैं हाँ करो, दोनों तरफ से कह रहे हैं करो जंग। वो ये नहीं कह रहे हम तो बड़े कमजोर हैं, हम सब मर जाएंगे। वो कह रहे हैं जंग करो। उनकी भीड़ वहां सड़कों के ऊपर, ये खत्म होगा। इसके खत्म होने का रास्ता ये नहीं है जो हमारा चल रहा है टकराव। ये दहशतगर्दी भी इसी से खत्म होगी। मैंने तो आपको जाती वाकयात भी बताया ना दहशतगर्दों से, जो एक कम से कम 2 जगह मेरे अपना जो कुछ इनकाउंटर था, और समझ में आ गई थी उनके, वक्ती तौर पे आई होगी, इसलिए कि लगातार कोई गुफ्तगू तो मुमकिन नहीं थी। उस वक्त समझ में आ गई होगी, वरना मैं यहाँ नहीं खड़ा बात कर रहा होता दोनों मौकों। इसलिए कि उनको जिस चीज के नाम पर वो निकले हैं, जिहाद को समझने, जो उनको समझाया गया है, जिस चीज को लेकर खड़े हुए हैं, जिस चीज इस्लाम के नाम पर हुए हैं ना, तो उनको इस्लाम से तो समझाया जाएगा, तो समझेंगे। और तजुर्बा है मेरा कि समझते हैं। नहीं होंगे, कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन बड़ी तादाद समझ जाएगी। रास्ता तो असल में यह है कि हम चाहे जितने से हों, हम सच्चाई के ऊपर रहें कायम, हम खून खराबे के खिलाफ हों, चाहे वो जिधर से हो रहा हो। खून खराबा खत्म होना चाहिए, इंसान की इज्जत होनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो हिंदुस्तानी हो। ये टुकड़े खत्म होने चाहिए जो हो गए, और सिर्फ ये टुकड़े इंडिया पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के जो टुकड़े हुए हैं, ये दुनिया ऐसे ही शुरू हुई। जब से इंसान है तब से जंग जारी है। जब से है यहां जमीन पर भेजा गया था, एक भाई ने दूसरे भाई का मर्डर कर दिया आदम के 2 बेटों में से। तो जंग तो पहले दिन से है, जब से इंसान यहां पर है। वो जंग अपनी हवस की वजह से होती है, ये हवस अपने अंदर के शैतान की वजह से होती है। उसे कंट्रोल कर ले, ये हवस खत्म होगी, जंग खत्म हो जाएगी। होता यही है कि कुछ और ले लें, कुछ और जीत लें, कुछ और ले लें। तो ये जितने मुल्कों के बीच में बाउंड्रीज और सरहदें हैं, ये सरहदें तो थी, उसको और मजबूत कर दिया 150 साल पहले, 125 साल पहले पासपोर्ट वीजा लगाकर, और उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया सरहदों को। अब इंसानियत यानी हर आदमी को शरीफ तब माना जाता है, वफादार तब माना जाता है, जब ये कहे आखिरी कतरा तक खून का हम बहा देंगे इन सरहदों की हिफाजत के लिए। अरे ये सरहदें टूटनी चाहिए। मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे लोगों के मैसेज आए, बहुत अच्छे कि इस वक्त हमारी, देखिए आप, एक फौजी कितनी मेहनत करता है जिंदगी के अंदर, हम भी ऐड करें कि हम ऐसी मेहनत करेंगे। मैसेज बहुत अच्छा है, लेकिन ये फौजी के बेचारे सब हमारे मुल्क के नहीं, दुनिया के हर मुल्क के ये चाह रहे हैं, ये अपनी जानें दे रहे हैं, और इनको ब्रेन वॉश कर दिया गया तुम्हें ये दुश्मन है, तुम्हें इसे मारना है। इंसान से दुश्मनी खत्म होनी चाहिए। तो फिर ये बाउंड्री सारी दुनिया की खत्म होगी एक दिन। उसकी तफसीलात तो मैं यहाँ नहीं रख रहा, कभी रखी भी है, कुरान कहता है होगी एक दिन। लेकिन आप तो अपना फर्ज अदा कीजिए, ये नफरत निकालिए और रहमत लाइए। और इसको चाहे जितने छोटे से, जो टॉल्स्टॉय ने कहा था कि चाहे आप उस पूरे बड़े कैनवस पे एक छोटा सा नुक्ता हो, लेकिन फिर ये बहुत से नुक्ते हो जाएं, और फिर ये असर डालते हैं, और फिर कोई इंकलाब आता है। तो आप अपनी ये जिम्मेदारी अदा करते रहें। किसी जंग में किसी के साथ नहीं है। जो गलत कर रहा है खुलकर दहशतगर्दी, उसके सख्त खिलाफ है, लेकिन खत्म करने का तरीका ये नहीं है। जहां इंसानों का खून बहे, जहां भी बह रहा है वो इंसान का खून। हम रहमत की बात करते चले जाएं, वार हिस्ट्रिया चाहे जितना फैलता जाए, हमें इससे मतलब ना हो कि हमने कितना नुकसान पहुंचा दिया और कितना हमें पहुंच गया। हमें इससे मतलब नहीं हो कौन जीत गया, किसने सरेंडर कर दिया, इससे भी मतलब ना हो। हम जो वाकई ह्यूमन बीइंग की जिम्मेदारी है, वो हम इंसान के इकराम की, इंसान की इज्जत की वो अदा करते चले जाएं। इन सब चीज़ों से अपने आप को मेंटली डिटैच करके, अलग करके, जो कुछ चारों तरफ अब हो रहा है, कभी कभी और होता रहा है, और आइंदा भी कभी कभी होगा। ये है असल बात। तो अपने आप में से जिसकी जिधर भी वफादारियां हो, इन वफादारियों को जो लड़ने के लिए खत्म कीजिए। ये तो खानदान में भी ऐसे ही होता है ना,
कुछ लोग इधर कुछ इधर, वफादारियां जिसकी जिसके साथ हैं उसके लिए सही गलत हर चीज में साथ, कुछ अफराद इधर है कुछ इधर। ये जंग बंद होनी चाहिए, अपने अंदर की भी, खानदानों की भी, मुल्कों के दरमियान भी बंद हो जाएगी। आप उस जगह रहिए जो टॉल्स्टॉय ने कहा था, आप उस जगह रहिए जो कुरान ने कहा था। ये सारे उसूल कुरान के तो थे जो मैंने सुनाया आपको, टॉल्स्टॉय ने कहे थे। आप उन उसूलों के ऊपर रहिए, यह है हकीकी अमन। वरना अगर वहां पर जंग बंद भी हो गई और आपके अंदर की जंग खत्म नहीं हुई तो आप तो हार गए। हर लेवल पर जंग खत्म होनी चाहिए। इसकी नियत करें, इसका इरादा करें, इस पर अमल करें। बारक अल्लाह लना व कुरान लेते हुए नौ ताला जवादुन करीमुन मलिकुल।